everyone, welcome to the video. In this video, we will discuss the most frequently asked topic in university exam, that is the diabetes mellitus. ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है। इस टॉपिक को हम इन सब हेडिंग्स में कवर करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, हम यहाँ बात करने वाले हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास क्या है? हमें पता है एक हेटेरोजेनस ऑर्गन है। इसके दो फंक्शंस होते हैं पेनक्रियास के। पहला फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन हम डाइजेशन में देखते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन में हार्मोन्स आते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार की सेल्स होती हैं: अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अब ये सारी सेल्स एक एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जैसे अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन और डेल्टा सेल सिक्रीट करती है सोमैटोस्टैटिन और पीबी सेल सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। डायबिटीज में हमें इंसुलिन गायब मिलता है, यानी कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि इंसुलिन नहीं निकलता और पूरा मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का खराब हो जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन। सो डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ chronic metabolic disorder having a feature of hyperglycemia occur due to the qualitative and the quantitative effect of insulin। तो इसमें हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? इंसुलिन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। अभी हम इसको आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि एक में इंसुलिन प्रेजेंट होती है बट उसकी क्वालिटी खराब होती है और एक में इंसुलिन होती ही नहीं, तो यानी कि क्वांटिटी इंसुलिन की नहीं है। तो क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है कि डायबिटीज 2 प्रकार की बताई गई है, यानी कि टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज के हमें 10% केसेस ही मिलते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज के हमको 90% केसेस मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज को हम JOD भी बोलते हैं, यानी कि जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ये यंगर एज में ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को हम MOD यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर एडल्ट में या लेटर एजेस में देखने को मिलती है। टाइप 1 में हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM। ये होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्योंकि इसमें इंसुलिन जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि अगर इंसुलिन दिया जाता है पेशेंट को तो वो रिकवर हो जाता है और उसको डायबिटीज नहीं होती। यहाँ पर ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। यहाँ पर बॉडी में इंसुलिन होता है, फिर भी इंसुलिन की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता सेल्स के द्वारा, जबकि इसमें इंसुलिन नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसुलिन का क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है और जबकि यहाँ पर इंसुलिन का क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो ये हमने देखा डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे इंसुलिन रेगुलेशन। कॉमन फिजियोलॉजी है बॉडी की। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जब हम खाना खाते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके एसिमिलेशन जब होता है, तो यानी कि ग्लूकोज जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाता है और वो 70 mg पर DL उसका लेवल हो जाता है, तब ये पेनक्रियाज में जाता है। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं इसी ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो है अब ये ग्लूकोज को लेकर 3 टारगेट साइट्स पे जाती है, जो कि है लिवर, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। अब लिवर में ये इंसुलिन GLUT4 रिसेप्टर से ये इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर के अंदर लेके जाता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्केलेटल मसल में भी सेम उसी फॉर्म में स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू में इंसुलिन ग्लूकोज को फैटी एसिड के रूप में स्टोर कराता है, तो ये फैटी एसिड में स्टोर हो जाता है। तो ये तीनों ऑर्गन जो है वो ग्लूकोज को यूज भी करते हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन और फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ एक रिसेप्टर होता है GLUT4, जिसकी हेल्प से ये अंदर एंटर करता है। ठीक, अब हम पैथोजेनेसिस पे जाएंगे। पैथोजेनेसिस पे आप देखोगे कि ये इंसुलिन और ये रिसेप्टर्स, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं हम पैथोजेनेसिस में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या मिलता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, यानी कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी यानी कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होता है। इसमें लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, यानी कि T सेल्स ज्यादा सिक्रीट होने लगती हैं। अब वो T सेल्स जाके बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास पे अटैक करती हैं, जिससे बीटा सेल्स या तो सिक्रीट ही नहीं कर पाती इंसुलिन या बहुत
कम अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट करती है, जिससे कि अब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा और जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और डायबिटीज मेलाइटिस 1 हो जाती है। यहीं पर अगर हम डायबिटीज 2 देखें, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, तो इसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। इसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है टारगेट ऑर्गन्स पे। टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा लीवर, फिर एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल। इन 3 टारगेट ऑर्गन्स पे क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन प्रेजेंट है और वो ग्लूकोज के साथ इन 3 टारगेट ऑर्गन्स पे जाता भी है, लेकिन अब यहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि जो रिसेप्टर था ना GLUT4 रिसेप्टर, वो यहाँ पर नहीं है। इंसुलिन की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो ग्लूकोज को ये तीन टारगेट ऑर्गन्स ग्लूकोज का अपटेक ही नहीं कर पाते। अब जिससे कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड स्ट्रीम में तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो इन 3 टारगेट ऑर्गन्स पे जा नहीं रहा है और यहाँ भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस 1 एंड 2। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि हमें डायबिटीज में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आप इसको T3W से याद रख सकते हैं। यानी कि पहला P पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया, फिर पॉलीफेजिया और W से वेट लॉस। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है और कुछ होता है लेट कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में हमें डायबिटीज कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है और लेट कॉम्प्लिकेशंस में हमको 3P से आप याद रख सकते हैं, दैट इज न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। तो यहाँ पे आपको 3 पैथियां देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज न्यूरो, यानी कि ब्रेन सेल डैमेज होगा, नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स का डैमेज होगा और रेटिनोपैथी, यानी कि आई के रेटिना में डैमेज देखने को मिलता है। डायग्नोसिस में हम यहाँ देख सकते हैं कि यूरिन का डायग्नोस करेंगे हम, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल में हमें देखने को मिल सकता है यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा, हमें इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की इंक्रीज मिलेगी, स्मेल हमें इसमें फ्रूटी स्मेल आएगी। और जब हम बात करें अगर केमिकल की, तो केमिकल में हम यहाँ दो टेस्ट करते हैं। एक होता है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट और दूसरा होता है हमारा रोथेरा टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में हमें ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलता है यूरिन में और रोथेरा टेस्ट में हमको कीटोन बॉडीज का मिलता है कि यूरिन के अंदर क्या होंगी, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी। अब हम टेस्टिंग की बात करते हैं। क्राइटेरिया दिया था अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने, इन्होंने एक रिवाइज क्राइटेरिया दिया था कैसे डायबिटीज की टेस्टिंग करनी चाहिए, कि इन्होंने कुछ वैल्यूज बताई थी। पहले इन्होंने बताई थी रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू कितनी होती है, अगर आप कभी भी, रैंडम वैल्यू का मतलब है किसी भी पेशेंट का आप किसी भी समय ब्लड टेस्ट करें तो उसमें ग्लूकोज लेवल उसके ब्लड में अगर 200 mg/dl आता है, यानी कि वो डायबिटिक है। दूसरा हमने बताया था फास्टिंग वैल्यू। फास्टिंग वैल्यू यानी कि 8 आवर्स तक अगर पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है, तब उसका अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो तब उसमें जो ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। तो अगर वो 100 mg/dl से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 100 से 125 है mg/dl, यानी कि वो प्री डायबिटिक है। और अगर वो 126 या उससे ज्यादा है mg/dl, तो तब वो डायबिटिक है। तीसरी वैल्यू मैंने बताई थी पीपी, यानी कि पोस्ट पेरिडिन वैल्यू। पोस्ट पेरिडिन का मतलब है कि पेशेंट ने कुछ खा रखा है और तब उसका हमने ग्लूकोज लेवल उसके ब्लड का हमने चेक किया। तो इसमें हमें देखने को मिलती है कि अगर पेशेंट की ग्लूकोज लेवल जो है वो 140 mg/dl या उससे कम है तो वो नॉर्मल है, और अगर 140 से 199 mg/dl है तो ये प्री डायबिटिक है, और अगर इसका 200 mg/dl वैल्यू आता है तो वो डायबिटिक है।